हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। जैसे कि हम लोग पिछले कुछ क्लास में हम लोग साइंस का चैप्टर धातु तथा अधातु को डिस्कस कर रहे थे। आज इस चैप्टर का लेक्चर 3 है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको बिल्कुल सरल भाषा में आसानी से बेहतरीन समझ के साथ बताई जाएगी। बिल्कुल ये NCERT पर आधारित है और ये आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए पिछले कुछ क्लास में उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना था कि धातु होता क्या है, धातु अधातु क्या होता है, धातु और अधातु के बीच हम लोग कंपेयर किए थे, धातुओं के कुछ भौतिक गुण को हम लोग डिस्कस किए थे, फिर अधातुओं के भौतिक गुण को उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि धातुओं की ऑक्सीजन से क्या एक अभिक्रिया होती है। फिर हम लोग धातुओं को जल तथा भाप के साथ अभिक्रिया कराए थे। उसके बाद हम लोग धातुओं को अब अम्लों से अभिक्रिया करवाए थे, क्या क्या अभिक्रिया और क्या होता है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। उसके बाद हम लोग धातु को क्लोरीन तथा अन्य अधातुओं से अभिक्रिया करके हम लोग देखे थे। फिर मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रेणी बताया था। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे अधातुओं के रासायनिक गुण को। फिर हम लोग खनिज क्या होता है, एस क्या होता है, निष्कर्षण, उसको तो पूरा अच्छे से हम लोग पढ़े थे इसको। खनिज क्या होता है, जैसे भू प्रॉपर्टी में जितने भी हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला धातु जो यौगिक होता है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। और वो खनिज जिससे धातु को हम लोग प्रॉफिट में यानी लाभप्रद ढंग से निकाल सकते हैं उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। इन सब चीज़ को हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। फिर हम लोग अयस्क का समृद्धिकरण यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पढ़े थे। कौन कौन से हम लोग इसमें मेथड से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कोरोजन यानी संक्षारण, जंग कैसे लगता है, जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़े थे। यानी कोरोजन यानी संक्षारण रोकने के उपाय। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु, जिसको हम लोग एलॉयज़ भी कहते हैं। जब किसी धातु में चाहे दूसरी धातु हो या अधातु हो, पहला वाला क्या होना चाहिए, पहला वाला धातु होना चाहिए। जब किसी धातु को दूसरी, चाहे वो धातु हो या फिर अधातु हो, जब किसी धातु में दूसरी धातु या अधातु को मिलाकर उसके गुणों में सुधार किया जाता है तो उससे जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी धातु में दूसरे किसी धातु या अधातु को मिलाकर जब उसके गुणों में कुछ चेंज किया जाता है, कुछ सुधार किया जाता है, तो उससे जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे उसमें कठोरता आता है, उसमें संक्षारण से वो बचता है तथा प्रतिरोध व चालकता में उसके बदलाव आने लगते हैं। क्या क्या उसमें चेंज आने लगते हैं, उसमें कठोरता आने लगता है, उसमें संक्षारण से हम लोग बचते हैं तथा प्रतिरोध व चालकता में बदलाव आता है। अब कुछ मिश्र धातु हैं जैसे पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, नाइक्रोम, ड्यूरालामीन, अमलगम, ये सारे क्या हैं, सारे हमारे मिश्र धातु हैं यानी एलॉयज़ हैं। अब ये पीतल कैसे बनता है, जब हम लोग कॉपर को जिंक के साथ मिलाते हैं तब क्या बन जाता है हमारा पीतल, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रास। ठीक है, तो पीतल कैसे बनता है, जब हम लोग कॉपर को जिंक के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पीतल। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पीतल का उपयोग करते हैं हम लोग जैसे बर्तन में या फिर सजावटी सामान वगैरह में। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कांसा। कांसा कैसे हमें मिलता है, जब हम लोग कॉपर को टीन के साथ मिलाते हैं। जब भी हम लोग कॉपर को टीन के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कांसा। और इस कांसे का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में या फिर मेडल वगैरह में, प्राइज वगैरह, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें कांसा यूज़ करते हैं। आपने एक पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन
यानी हड़प्पा सभ्यता में एक हमें स्टैचू मिला था। वो स्टैचू किसका था? वो इसी ब्रोंज का था, यानी कांसे का स्टैचू बना हुआ था। और स्टैचू किसका था? एक डांसिंग गर्ल का था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नृत्य करते हुए जो लड़की पाई गई थी वो किसकी बनी हुई थी? तो वो किसकी बनी हुई थी? वो कांसे की बनी हुई थी। और ये कांसा बनता कैसे? जब कॉपर और टीन को हम लोग मिलाते हैं तो बनता है हमारा कांसा। अब बात करते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील की। जब हम लोग आयरन को, क्रोमियम को तथा निकेल को, किस किस को? आयरन, क्रोमियम और निकेल, जब इन तीनों को हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील। और इस स्टेनलेस स्टील का यूज़ हम लोग क्या किस किस चीज़ में करते हैं? बर्तन वगैरह बनाने में, चाकू में, या फिर हम लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में जो जो हमारा टूल्स यूज़ होता है, जो जो हमारा उपकरण यूज़ होता है, उस चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे सीजर्स वगैरह। इन सब चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं किसका? स्टेनलेस स्टील का। अब बात करते हैं हम लोग सोल्डर। सोल्डर कैसे बनता है? जब हम लोग टीन को मिला देते हैं किसके साथ? लेड के साथ। जब हम लोग टीन और लेड को आपस में मिलाते हैं तो हमारा मिलता है सोल्डर। और सोल्डर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जब भी हम लोग बिजली के तारों को, जैसे दो तारों को आपस में जोड़ते हैं, तो उसमें हम लोग उसकी जोड़ाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोल्डर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग बिजली की तारों को जोड़ाई के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नाइक्रोम। ये नाइक्रोम कैसे मिलता है हमें? जब हम लोग निकेल, क्रोमियम और आयरन को, इन तीन चीज़ों को मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमें? नाइक्रोम। और इस नाइक्रोम का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? हीटर व इस्त्री के तार के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं किसको? इस नाइक्रोम को। अब नेक्स्ट है ड्यूरालुमीन। ये ड्यूरालुमीन कैसे मिलता है? जब हम लोग एल्यूमिनियम को, कॉपर को और मैग्नीशियम को, किस किस चीज़ को? एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, जब इन तीनों चीज़ों को हम लोग मिलाते हैं तो हमें मिलता है ड्यूरालुमीन। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? हवाई जहाज़ का जो हमारा फ्रेम बनता है, जो ढांचा बनता है, वो इसी चीज़ का बना हुआ होता है। और हवाई जहाज़ का क्यों बनाते हैं? ताकि वो क्या हो? हल्का हो और मजबूत हो। इसलिए हम लोग हवाई जहाज़ का जो फ्रेम बनता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्या? ड्यूरालुमीन। और ये बनता कैसे? जब हम लोग एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम तीनों को हम लोग मिलाते हैं तो मिलता है हमें ड्यूरालुमीन। और इसका यूज़ होता है हमारा हवाई जहाज़ का ढांचा बनाने में। और वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो काफ़ी हल्का होता है और मजबूत होता है, जिससे जहाज़ आसानी से आसमान में उड़ सके। अब बात करते हैं हम लोग अमलगम। अमलगम कैसे बनता है? जब हम लोग पाड़ा को किसी भी दूसरे धातु से मिलाते हैं तो हमें मिलता है अमलगम। जब पाड़ा को दूसरे धातु से मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अमलगम। और ये अमलगम कहाँ यूज़ करता है? आप लोग देखे होंगे दांत के डॉक्टरों को, यानी दंत चिकित्सा में जो उसके दांत को जो भरा जाता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? उसमें यूज़ किया जाता है आपका अमलगम। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग आयनिक यौगिकों का निर्माण। आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है? जब भी कोई धातु व अधातु, जब भी किसी धातु व अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण से जो यौगिक बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं हम लोग आयनिक यौगिक। यानी मान लेते हैं एक धातु है और दूसरा क्या है? अधातु है। इन धातु और अधातु के बीच आपस में जो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, और इस स्थानांतरण के वजह से जो इन दोनों के बीच में जो यौगिक बनता है उसी हम लोग कहते हैं कौन सा? उसे ही हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। और धातु कौन सा आयन बनाता है? तो धातु धनायन बनाता है, यानी प्लस वाला धनायन। वहीं अधातु ऋणायन बनाती है। धातु क्या बनाती है? धातु धनायन बनाती है और अधातु ऋणायन। अगर हम बात करते हैं
मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें या फिर इसका आउटर सेल हम लोग देख लेते हैं पहले, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12। इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2A2। तो इसके आउटर सेल यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। और कभी भी ये अगर यौगिक बनाएगा तो चाहे तो क्या करेगा, कोई भी चाहे तो गेन करेगा यानी अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा यानी लॉस करेगा। चाहे तो वो लेगा या फिर वो देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहता है वो तो ले नहीं सकता, क्योंकि आपको कोई 6 तो देगा नहीं, आपका स्टेप पूरा करने के लिए आपको कोई 6 देगा नहीं। तो इससे बेहतर है आप क्या, अपने जो आपके पास 2 है उसको आप दूसरे को दे दें। ठीक है। और वहीं क्लोरीन की बात करें तो इसका आउटर सेल में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो यहाँ कितना क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है। तो इस एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 2 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, 2 की। यहाँ मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है यानी दे रहा है। वहीं 2 क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इन दोनों के बीच यानी Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन को 2 क्लोरीन परमाणुओं को दे देता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हमारे बीच क्या बनता है, यहाँ इन दोनों के बीच बनता है आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ क्या करेगा, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यानी दे देगा, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और वहीं 2 ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 रहेगा। तो उसका क्या होगा, बाहरी कक्ष में 2 तो 6 होगा, 6 होगा यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कैल्शियम दे रहा है। तो इस पर +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज। ठीक है। तो ये प्लस चार्ज ये दे रहा है, ये माइनस चार्ज मतलब ये ऑक्सीजन को ले रहा है, गेन कर रहा है। तो जब भी जो कंप्लीटली जो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है उससे क्या होता है, एक मजबूत आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो ये था आपका 2 एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है। अब इसके हम लोग भौतिक प्रकृति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका भौतिक प्रकृति में सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी इसको अगर हम लोग हथौड़ी वगैरह से करें तो वो टूट जाता है, यानी ब्रिटल होते हैं। और ये किसके कारण होता है, ये होता है स्थिर वैद्युत बल के कारण। तो ये क्या होता है, ये भंगुर होते हैं। और ये भंगुर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें स्थिर वैद्युत बल के कारण ये भंगुर होते हैं और ठोस होते हैं। अब बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। तो इसका क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक काफ़ी हाई होता है, बहुत अत्यधिक होता है, उच्च होता है। और ये क्रिस्टल जालों को तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है। अब अगर जल में विलेयता की बात करें, घुलने की बात करें, तो ये जल में तो घुलनशील होता है, पर मिट्टी के तेल जैसे विलायकों में क्या होता है, अघुलनशील होता है। जैसे आप इसको अगर जल में अगर घुलेंगे तो ये घुल जाएगा, घुलनशील है। वहीं आप अगर मिट्टी की तेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें अघुलनशील होता है। क्लियर। अगर विद्युत चालकता की बात करें हम, तो ये हमारा जो आयनिक यौगिक होता है, ये जब ठोस अवस्था में रहता है तो विद्युत का कब क्या रहता है, जब ये ठोस अवस्था में रहता है तो विद्युत का कुचालक रहता है, विद्युत का कुचालक। परंतु जब ये गलने की अवस्था में रहता है या फिर वो जलीय अवस्था में रहता है, चाहे तो वो गलने वाली अवस्था में रहे
या फिर वो जलीय अवस्था में रहे तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक को। अब आयनिक यौगिक जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। वहीं सहसंयोजक यौगिक का जो यानी कोवालेंट बॉन्ड का जो निर्माण होता है वो किसके, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है। वहीं अगर हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक बॉन्ड का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी उच्च होता है। वहीं कोवालेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक यौगिक के जो आपके गलनांक और क्वथनांक होते हैं काफ़ी वो निम्न होते हैं। अगर विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक का क्या होता है, विलयन में गलित अवस्था में सुचालक होता है। अगर ठोस में रहे तो क्या होगा, ये ठोस में ये कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में या फिर लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, ये सुचालक होता है। और ये जो सहसंयोजक जो यौगिक होता है ये प्राय क्या कुचालक ही रहते हैं। अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो आयनिक यौगिक भौतिक अवस्था में जनरली क्या होते हैं, ठोस होते हैं। वहीं सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, वो ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, उदाहरण की बात करूँ, तो आयनिक यौगिक का कौन कौन सा उदाहरण होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। वहीं अगर हम सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन, CH4, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके कोवालेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक यौगिक के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग मेटल्स, जो हम लोग धातुओं का जो यूज़ करते हैं हमारा डेली लाइफ में, वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हम लोहा की बात करें जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, आयरन, तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, घर वगैरह बनाने में, बड़े बड़े घर वगैरह बनाने में, पुल वगैरह में, रेल की पटरी वगैरह में, या फिर बहुत सारे टूल्स वगैरह बनाने में हम लोग लोहा का यूज़ करते हैं, औजार वगैरह बनाने में। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, वायुयान को बनाने में, बहुत सारे बर्तन वगैरह बनाने में, और एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है जिसमें खाना वगैरह पैक करते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। वहीं अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में हम लोग क्या का यूज़ करते हैं, कॉपर के तार को यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम चांदी का यूज़, सिल्वर यानी चांदी के बारे में डिस्कस करें तो चांदी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, और इसके साथ साथ सोने का भी। तो चांदी और सोने का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, आभूषण के लिए। इस चांदी सोने का क्या रहता है, सिक्का भी चलाया गया था पहले, तो हम लोग सिक्के में भी यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ करते हैं। पीछे मैंने आपको बताया कि जिंक का हम लोग परत चढ़ाते थे, किसके लिए, संचारण से बचाने के लिए, तो इसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण। या फिर हम लोग जिंक का यूज़ कहाँ करते हैं, बैटरी सेल में भी करते हैं। वहीं अगर हम लोग टाइटेनियम की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया टाइटेनियम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, हवाई जहाज़ का जो ढांचा होता है उसको बनाने के लिए। अब है अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग। हमारा जो डेली लाइफ है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उसमें हम लोग अधातुओं को किस किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का हम लोग क्या, सांस लेते हैं, अस्पतालों में मेडिकल सप्लाई। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट पेंसिल्स में हमारा पाया जाता है, ग्रेफाइट आभूषण में भी यूज़ किया जाता है, या फिर जिस स्नेक यानी लुब्रिकेंट के रूप में भी। वहीं अगर हम सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र जैसे हम लोग माचिस में यूज़ करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी हम लोग सल्फ़र का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, उर्वरक यानी खाद वगैरह में भी हम लोग नाइट्रोजन मिलाते हैं। आयोडीन, आयोडीन क्या है, आयोडीन का यूज़ हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक के लिए, एंटीसेप्टिक उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग आयोडीन यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग हेल्थ के लिए जो थायराइड है, थायराइड, इसके लिए भी हम लोग आयोडीन
यूज़ करते हैं, जो आप नमक में खाते हैं। नहीं लिखा रहता आयोडीन युक्त नमक, पैकेट में आपका बड़ा सा लिखा हुआ रहेगा आयोडीन युक्त नमक। वहीं फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, माचिस में या फिर आतिशबाजी वगैरह जो दिखाया था उसमें करते हैं। क्लियर। कुछ आपको घर में क्रियाकलाप करना है, कुछ प्रैक्टिकल करना है धातु और अधातु की चमक के बारे में। आप चाहे तो सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या आयरन जो आपके घर में अवेलेबल हो उसके टुकड़े को आप चाहे तो वो रेगमाल जो होता है उससे आप रगड़ें। आपको तो ये शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कॉपर मिल सकता है आपके घर में, आयरन मिल सकता है, ये दोनों चीज़ मिल जाएगा आपको। तो इसके टुकड़े को आपको क्या करना है, आपको रेगमाल से उसको रगड़ें, उसमें चमक देखें। ठीक है, ये आपको देखना है, चमक आ गया तो मतलब वो धातु है। वहीं आपको कार्बन, सल्फर और फास्फोरस में चमक देखने को नहीं मिलेगा, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ हम लोग कुछ टर्म्स को हम लोग पीछे पढ़े उसको हम लोग और थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसे आघात वर्धनीयता यानी जिसको हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं, मतलब कोई चीज़ कितना उसको फैला सकते हैं उसका क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। यानी धातु को पीट कर हम लोग पतली कितनी उसको पतली चादर के रूप में उसको बदल सकते हैं, और वही उसका गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। वहीं अगर हम बात करें डक्टिलिटी यानी तन्यता की, तो हम धातु को खींचकर कितने पतले तार में उसको बदलने का जो गुण होता है उसको हम लोग कहते हैं तन्यता। यानी एक धातु को आप उसको पतला करके कितना लंबा तार के रूप में बना सकते हैं, और उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, उसी गुण को हम लोग कहते हैं तन्यता। वहीं मिश्र धातु की बात करें तो दो या दो से अधिक धातु या अधातु, चाहे दो या दो से अधिक धातु हो या फिर एक धातु हो या एक अधातु हो, उसके जो समांगी जो मिश्रण होते हैं, एक फिक्स रेशियो में जो मिश्रण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको मिश्र धातु कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग संचारण की। संचारण किसको कहते हैं, इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। यानी संचारण किस किस कंडीशन में होगा, वहाँ पे आपको नमी भी होना चाहिए, नमी यानी पानी वगैरह कांटेक्ट में होना चाहिए, और दूसरा इसमें हवा। दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तो हमारा संचारण लगे नहीं होगा। संचारण के लिए दोनों ज़रूरी है। तो नमी व हवा के संपर्क में धातु धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। अगर बात करें हम लोग अयस्क की, तो वह खनिज जिससे धातु प्रॉफिट में लाभप्रद ढंग से निकाली जा सके, यानी जिसको हम लोग जिससे अगर हम लोग धातु निकालें तो हमें फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि ऐसा अयस्क से हम लोग धातु निकाल रहे हैं जिससे कोई उल्टा नुकसान ही हो रहा, तो वो अयस्क नहीं कहलाएगा। ऐसा खनिज जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु अगर निकालें तो हमें वो उससे प्रॉफिट हो, तो उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अब एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये आपके फॉर्मूला शीट है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। क्लियर। अब तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े उसको हम लोग रिवीजन मैप कर लेते पूरे चैप्टर का। भौतिक गुण, चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता तथा चालकता, ये सारे के सारे क्या है, भौतिक गुण है। ठीक है। रासायनिक गुण, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, अम्ल यानी या फिर क्लोरीन से अभिक्रिया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रासायनिक गुण। वहीं अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता की श्रेणी की बात करें, तो मैंने आपको इसको ट्रिक भी बताया था। ठीक है, इस तरह से लास्ट में क्या था, लास्ट में गोल्ड यानी AU। निष्कर्षण यानी समृद्धिकरण, जिसमें भर्जन हो या निष्पादन हो या शोधन हो। और संचारण की बात करें तो जब नमी और इसके साथ साथ क्या, हवा यानी ऑक्सीजन, इन दोनों की मौजूदगी में जब हमारा धीरे धीरे जो हमारा धातु नष्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं संचारण। और अगर आयनिक यौगिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन
स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक, जिसका क्या होता है, गलनांक काफ़ी उच्च होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं इस चैप्टर में। वो क्या है कि कभी कभी वो ग्रेफाइट को क्या मान लेते हैं, अधातु मानकर। ग्रेफाइट को क्या वो कभी अधातु मान लेते हैं, लेकिन यह क्या है, ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। और अपवाद क्या है, अपवाद यह है कि ग्रेफाइट अधातु नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, नहीं, ग्रेफाइट को अधातु मानकर उसको कुचालक समझ लेते हैं। जैसे ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, ठीक है। और अधातु क्या होता है, जनरली विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अधातु जनरली विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट भी अधातु है, इसलिए ग्रेफाइट को भी कोई कोई क्या कर देता है, कभी कभी इसको भी कुचालक कह देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, कुचालक नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। क्लियर। आयोडीन को चमकहीन मान लेता है, क्योंकि हमें जनरली पढ़ाया जाता है कि जो अधातु होता है उसमें क्या चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है, एक अपवाद है, जिसमें अधातु होने के बावजूद इसमें चमक होती है। यह चमकदार क्रिस्टल के रूप में अपवाद है। हर धातु को अम्ल से हाइड्रोजन गैस देने वाला मान लेना, जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों अभिक्रिया नहीं करते हैं। जनरली सारे धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन तीन धातु कौन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीनों एसिड से यानी अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, जंग व संचारण दोनों को सेम समझ लेते हैं। जंग केवल लोहे में लगती है, ये जो जंग है ये सिर्फ लोहे में लगती है, जबकि संचारण जो है सभी धातुओं में हो सकता है। सभी धातुओं में जो हो वो संचारण, जो सभी धातुओं में हो वो संचारण। लेकिन सभी धातुओं में से, इन धातुओं में से अगर जो लोहे पर हो, जो सभी धातुओं पर वो संचारण, लेकिन इन सभी धातुओं में से जो स्पेशल लोहे पर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जंग, यानी रस्टिंग। कुछ इसी चैप्टर के एमसीक्यू हैं, जो अब तक मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा उसी के बेस पे एमसीक्यू है। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव रहती है। कमरे के ताप पर मतलब लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आघात वर्धनीयता में सबसे अधिक कौन सी धातु है, यानी सबसे अधिक कौन सी धातु फैलती है। उसको सबसे अधिक, सबसे पतले चादर के रूप में किसको हम लोग फैला सकते हैं, सबसे अधिक फैलती है कौन, तो वह है आपका सोना। ठीक है। भर्जन यानी रोस्टिंग में कौन सी गैस मुक्त होती है, बताइए। भर्जन यानी रोस्टिंग में कौन सी गैस मुक्त होती है, भर्जन में कौन सी गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो वो है आपका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, बताइए। कॉपर, आयरन, पोटेशियम, कौन सा होगा। तो सबसे अधिक इनमें से क्रियाशील है आपका पोटेशियम। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जंग लगने के लिए आवश्यक है। कोई धातु पर जंग यानी लोहे पर जंग कब लग सकता है, जब सिर्फ उसमें जल होगा तब नहीं लगेगा। सिर्फ हवा भी लगने से उसमें जंग नहीं लगेगा। जब तक कि उसके साथ जल और वायु दोनों ना उसे मिल जाए तब तक उसमें जंग नहीं लग सकता है। अब कुछ असर्शन रीजन यानी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अभिकथन कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। क्या ये बात सच है जी, क्योंकि वो बाहर खुले में रखने से वो तुरंत हवा और जल से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं,
कच्चा मिट्टी का तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। बिल्कुल ये बात, यानी अभिकथन हमारा क्या है, हमारा अभिकथन सही है। कारण क्या कर रहा है कि सोडियम हवा व जल से अत्यंत तीव्र से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उसको हम लोग किस में, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो अभिकथन भी है सही है और कारण भी सही है। और ये जो कारण है इस अभिकथन का ही है, मतलब ए और आर यानी अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण इस ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल ये क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और यह क्योंकि यह अधातु है, फिर भी यह अधातु का अपवाद है, बिल्कुल यह अधातु का अपवाद है, इसलिए तो वो सुचालक है। अगर अपवाद नहीं होता तो फिर ये सुचालक नहीं होता। तो इसमें भी अभिकथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, यानी सत्य और असत्य वाले। पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रहती है। क्या सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रहती है? बिल्कुल नहीं, इसमें भी अपवाद है। कौन सा? ये जो आपके मरकरी है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं, बिल्कुल ये सब बात सही है। अभी मैंने आपको बताया कि आयनिक जो यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। भर्जन में कार्बोनेट एस का उपयोग होता है, बिल्कुल नहीं। और सोना व प्लेटियम अत्यंत अक्रियाशील है, बिल्कुल ये बात सही है। तो आपका पहला वाला क्या है, पहला वाला असत्य है, दूसरा वाला सत्य है, तीसरा वाला ये भी असत्य है और चौथा वाला फिर से सत्य है। रिक्त स्थानों को भरें। सबसे तन्य धातु, सबसे मतलब तन्य मतलब जिसको हम लोग खींचकर पतले से तार के रूप में हम बदल सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तन्य। तो सबसे तन्य धातु कौन सी है? वो आपकी सोना, इसको हम लोग ए यू से डिनोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र होता है आपका Fe2O3 इंटू XH2O। ये हो गया आपका जंग का रासायनिक सूत्र। ये जो पीतल है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये जो पीतल बनता है किससे बनता है? जब हम लोग कॉपर को यानी Cu कॉपर, जब कॉपर और जिंक को हम लोग मिलाते हैं तो क्या मिलता है? हमें मिलता है पीतल। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सोल्डर का हम लोग यूज़ किस में करते हैं? सोल्डर का यूज़ हम लोग तार जोड़ाई के लिए करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी कम होता है। अमलगम का यूज़ करते हैं हम लोग दंत भड़ाव के रूप में, डेंटिस्ट वगैरह लोग इसको यूज़ करता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। नाइक्रोम की बात करें तो हीटर का तार रहता है वो, यानी 3 का C होगा। नाइक्रोम हीटर का तार जो नाइक्रोम का बना होता है। और ड्यूरालुमिन ये किसका, वायुयान का जो ढांचा होता है वो किसका बना होता है? वो ड्यूरालुमिन का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए हमारा जो हवाई जहाज़ वगैरह का जो होता है वो ढांचा, जो फ्रेम बना होता है वो किसका बना होता है? ये ड्यूरालुमिन का बना हुआ होता है। अब कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है और इसका नीचे से आपको ऐसे उत्तर लिखना है। चाहे खुद से लिखें, आप ये बुक वगैरह का हेल्प लेके लिखें, या फिर अगर आप अच्छे से क्लास को किए तो आप तो खुद से भी लिख सकते हैं। संचारण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए 2 उपाय लिखें। ये आपके बिहार बोर्ड में 2019 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है इसका आंसर के साथ। और इसके लिए आपको अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे सेपरेट वीडियो। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको अगर आंसर के साथ, इन सारे क्वेश्चन का अगर आंसर के साथ आपको अगर अलग वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में बॉक्स में कमेंट करेंगे सेपरेट वीडियो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसको एलॉयज कहते हैं हम लोग। मिश्र धातु किसे कहते हैं? और 2 मिश्र धातुओं के नाम और उनके संगठन लिखें। ये आपके बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा, आयनिक यौगिक बनने की प्रक्रिया को सोडियम क्लोराइड के उदाहरण से समझाएं। आपको सोडियम क्लोराइड यानी NaCl
इसमें जो आयोनिक यौगिक बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, किस तरह से बनता है, उसको उदाहरण देके आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। ठीक है। भर्जन व निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो भर्जन व निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें, ये आपके क्वेश्चन 2018 और 2022 दो बार पूछ लिया गया है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इस क्वेश्चन को आपको 2019 और 2023 में पूछा गया है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है सब। नेक्स्ट है धातु व अधातु के भौतिक गुणों में कोई 4 अंतर लिखें। ये तो हर साल ही पूछा जाता है, इसको तो आप स्टार ही लगा दीजिए। तो ये क्या है, धातु अधातु के भौतिक गुणों में कोई 4 अंतर लिखे हैं। कभी 3 पूछ लिया, कभी 5 पूछ लिया था। ये हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। ये आपके कुछ चैप्टर के क्या हुए समरी है, आप उसको अपने से पढ़ लेंगे। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आप अगर चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे इंस्पायर्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।